गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो बच्चों, आपको आपको पता होगा जैसे कि आपका पेपर दिन प्रतिदिन पास आता जा रहा है। आज हो गई है, नहीं बचा है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए। तो इसीलिए हम ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्या, हिंदी क्लास 10th और 12th के लिए गद्य साहित्य का इतिहास। हमने इसके पहले वीडियो में 20 मोस्ट गद्य साहित्य का इतिहास देख लिया है प्यारे बच्चों। 20 मोस्ट गद्य साहित्य का इतिहास हमने देख लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन या कह सकते हैं प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जाकर अवश्य देख लें। क्या क्लास 10th एंड 12th गद्य साहित्य का इतिहास टॉप 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी क्लास 10th और 12th के लिए गद्य साहित्य का इतिहास, या कह सकते हैं गद्य इतिहास 2025 यानी 2024 और 25 बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप अगर एक से लेकर कह सकते हैं 10-20 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, इसी तरह हम आपको हम 20-20 क्वेश्चन करके 5 वीडियो लाएंगे बच्चों, जिससे आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। आप बस इतना याद कर लीजिए और कहीं से आपका नहीं आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जब आप 100 क्वेश्चन कर रहेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में मात्र 10 क्वेश्चन ही आएगा। 10 क्वेश्चन ही आएगा। जब 10 ही क्वेश्चन आना है तो 100 क्वेश्चन हमको याद रहेगा, तो हम हमारे में से मतलब कह सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे नहीं फंसेगा। ठीक है, तो बस आप इतना पढ़ लो बस। ठीक है, आप बस इतना पढ़ लो बस, 100% पक्का आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, या 100% पक्का आएगा। आपको अगर जैसे वीडियो नहीं मिल रही है, अगर इसके पहले वाली वीडियो, तो आप उसमें सर्च करिएगा क्लास 10th एंड 12th, नहीं तो सर्च करिएगा गद्य साहित्य का इतिहास बाई SWR ऑनलाइन क्लासेस, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा गद्य इतिहास बाई राजा यादव सर, आपको तुरंत पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करे रहेंगे, जब हम जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पर, बस आप इतना ही पढ़िए और इससे ज़्यादा नहीं पढ़िए। आपको 95% प्लस परसेंट नहीं आएगा तो हमको बताइएगा। ठीक है, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं हिंदी गद्य इतिहास। तो आइए देखते हैं बच्चों हिंदी गद्य का इतिहास। ठीक है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। यह क्वेश्चन नंबर 1, इसको या हम क्वेश्चन कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 भी है, क्योंकि ये बच्चों हम आपके लिए इसके पहले 20 क्वेश्चन करा दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसे आप अवश्य जाकर देख लें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कवि गंग किस मुगल शासक के दरबारी कवि थे? जो कवि गंग थे, गंगा नहीं, कवि गंग किस मुगल शासक के दरबारी कवि थे? तो सही आंसर होगा अकबर के दरबारी कवि कौन थे? तो कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? अर्थात कह सकते हैं कि रानी केतकी जो नामक रचना है उसके लेखक का नाम बताइए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है यह बहुत सरल क्वेश्चन है। रानी केतकी के कहानी के लेखक का नाम है मुंशी इंसा अल्लाह खां। इनका पूरा नाम मुंशी इंसा अल्लाह खां है प्यारे बच्चों, जो कि रानी केतकी के कहानी के लेखक है। ठीक है, आज आपको दूसरा क्वेश्चन तो पता चल गया। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है जिसको हम नंबर 23 लिखे हैं। आप थोड़ा इसमें हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन लगभग 100 क्वेश्चन लिख कर रख लिए हैं आपके लिए, और उसी में से हम आपको 20-20 क्वेश्चन करके करवाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ। यहाँ देखिए, ग्रंथ जो है उसको क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? या कह सकते हैं विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ के लेखक का नाम बताइए। तो विश्व प्रसिद्ध जो
सत्यार्थ के लेखक हैं उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो ही विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ के लेखक माने जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं। और भारतेंदु युग जो हैं, भारतेंदु युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनका नाम बताइए। तो जैसे कि आपको पता ही है कौन, तो हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के प्रसिद्ध क्या थे, रचनाकार थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्हीं के नाम से ये भारतेंदु युग चलता है। तो भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार कौन थे, तो बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देवकी नंदन खत्री नहीं बच्चों, खत्री, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। यदि इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि देवकी नंदन जो खत्री हैं उनका उपन्यास का नाम बताइए, उनके उपन्यास का नाम बताइए। तो जैसे कि आपको पता है देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास का नाम है चंद्रकांता। क्या नाम है, चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति ही देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास कहा जाता है या माना जाता है। रीतकाल का समय है। रीतकाल का जो समय है हमने इससे पहले आपको बता दिया है, भारतेंदु युग का बता दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने द्विवेदी युग का बता दिया है, उसी प्रकार हमने शुक्ल युग का भी बता दिया है इसके पहले वीडियो में। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। तो रीतिकाल का समय क्या है बच्चों, या कह सकता है रीतिकाल का समय काल बताइए। तो सन 1643 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी तक क्या माना जाता है, तो सन 1643 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी तक रीतिकाल का समय माना जाता है। अर्थात कह सकते हैं रीतिकाल का जो समय पीरियड है 1643 ईस्वी से लेकर 1668 ईस्वी तक था। नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, जो चंद बरदाई नामक लेखक थे, चंद बरदाई बहुत अच्छे कवि रहे हैं, खुसरो भी रहे हैं। ये सब किसके कवि थे, तो ये सब अकबर के कवि थे। चंद बरदाई हो गए, खुसरो हो गए। ठीक है, तो चंद बरदाई की रचना है, उनका नाम था पृथ्वीराज रासो। एक परमाल रासो है, एक पृथ्वीराज रासो है। बहुत सारी मतलब कह सकते हैं ये रचनाएं हैं। आपको हम धीरे धीरे करके सबको बताएंगे बच्चों, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा। तो चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई जी की रचना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निर्गुण शाखा में उपासना की गई है। निर्गुण जो शाखा में किसकी उपासना की गई है, तो आपको पता है, नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं। जो निर्गुण शाखा है उसमें ईश्वर के निराकार, एक होता है ईश्वर के साकार और एक होता है निराकार। तो इसमें ईश्वर के निराकार रूप की क्या की गई है, उपासना की गई है। इसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। बच्चों हम आपको बता दें कि ज्ञानाश्रयी कवि थे, एक ज्ञानाश्रयी थे, एक भक्तिश्रयी थे, और एक 2-3 मतलब प्रकार के कवि हुए हैं। भक्तिश्रयी, ज्ञानाश्रयी और बहुत सारे कवि हुए हैं। जो इसी प्रकार इसमें भी कवि मतलब कह सकते हैं 3-4 कवियों के नाम दिए हैं। जैसे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं, तो ज्ञानाश्रयी कवि के जो कवि हैं उनका नाम है कबीर दास। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्यारे बच्चों, कवि मलिक मोहम्मद जायसी, ये जो कवि हैं ये मुस्लिम कवि में एक माने जाते हैं। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की
प्रसिद्ध रचना है, मतलब कह सकते हैं कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। वह कौन सी रचना है जो कवि वह कौन सी प्रसिद्ध रचना है जो कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों हम आपसे सब रूपों में क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आप कहीं से भी अटके ना, ठीक है। तो कह रहा है पद्मावत। पद्मावत एक ऐसी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। यह बहुत ही अच्छी कविता है। अगर आपको वक्त मिलेगा तो आप प्लीज़ बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद ज़रूर देखिएगा पद्मावत पद्मावत प्रसिद्ध कहानी, इस रचना ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताइए। जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा गया है उसका नाम बताइए। तो जैसे कि आपको पता है इन्होंने सिर्फ एक ही महाकाव्य लिखा था, वह कह सकते हैं पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। क्या? श्री रामचरितमानस पाठ। श्री रामचरितमानस पाठ जिसको हम रामायण भी कहते हैं, इन्होंने ही लिखा था श्री रामचरितमानस पाठ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि कौन है। या कह सकता है इस प्रकार राम भक्ति शाखा भी पूछ सकता है, शिव भक्ति शाखा पूछ सकता है, आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन बच्चों पूछ सकता है, बस आप तैयार रहिएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि कौन है। तो जैसे कि आपको पता है सूरदास जी ही क्या हैं, सूरदास जी ही श्री कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखते हैं। कह रहा साकेत महाकाव्य के कवि हैं। जो साकेत नामक एक कविता है, महाकाव्य है, उसके कवि कौन माने जाते हैं या किसे कहा जाता है। तो जैसे कि आपको पता है साकेत कवि के महाकाव्य की साकेत महाकाव्य के कवि सिर्फ एक ही हैं, कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। इन्होंने ही अपनी रचना में बताया है कि साकेत महाकाव्य के बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आंसू एवं कामायनी रचनाओं के नाम लिखिए। आंसू एवं कामायनी रचनाओं के कवि का नाम लिखिए। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि आंसू और कामायनी नामक रचना के कवि कौन हैं। तो आपको पता ही है सर्वश्रेष्ठ कवि, महान कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ही। कौन? आंसू और कामायनी हो गया, तितली हो गया, उर्वशी हो गया, और बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसको प्रसाद जी ने लिखा है। भले भी इनकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई हो, परंतु इन्होंने अपने छाप से पूरे हिंदी साहित्य को जागृत कर दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना का नाम बताइए। जो मैथिली शरण गुप्त जी की एक रचना है उसका नाम बताइए। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई रचना का नाम बताइए। तो जैसे कि आपको पता ही है मैथिली शरण द्वारा बहुत रचना लिखी गई है, परंतु एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, क्या? जयद्रथ वध। जो यहाँ इसका वध था, जयद्रथ का वध था, वो सबसे महत्वपूर्ण रचना दी गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, महाकाव्यों की कथा होती है। महाकाव्यों की कौन सी कथा होती है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे बच्चों। तो इतिहास प्रसिद्ध होती है, या कह सकते हैं इतिहास में जो फेमस होता है हिस्ट्री में, वही होता है महाकाव्यों की कथा होती है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इतिहास, यहाँ देखिए
यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीर गाथा काल का समय बताइए। तो वीर गाथा काल का समय जो बच्चों हैं, ये क्वेश्चन सॉरी आंसर ऊपर था, क्वेश्चन नीचे हो गया है। तो वीर गाथा काल का समय माना जाता है सन 1700 700 है, 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। तो वीर गाथा काल का समय सन 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नरपति नाल्हा की रचना बताइए। जो नरपति नाल थे उनकी रचना का नाम बताइए। तो नरपति नाल की रचना का नाम यहाँ देखिए बीसल देव है ना, बीसल देव रासो। देखिए एक बीसल देव रासो हो गया, एक परमाल रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया। लगभग इसी प्रकार 15 प्रकार के रासो नामक रचना की गई है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो पृथ्वीराज रासो है वो चंबरदाई द्वारा लिखी गई है, जो बीसल देव रासो है वो नरपति देव द्वारा लिखी गई है, और जो परमाल रासो है वो उनके महान कवि दरबार कवि रासो कौन थे? तो जो खुसरो थे उनकी महान रचना है क्या? परमाल रासो। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? रासो ग्रंथों की रचना की। देखिए अभी हमने बताया ना, ये रासो जब नाम है ये ग्रंथ है एक प्रकार के। तो रासो नामक ग्रंथों की रचना कीजिए। तो किसने किया था? तो डिंगल जी ने जिंगल पढ़ा थे आपने, उसी प्रकार डिंगल पढ़ लीजिए। तो डिंगल नामक कवि की रचना कौन सी है? रासो ग्रंथ नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो डिंगल जी की रचना मानी जाती है। प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बच्चों आप जो अवधि वाला समय है, हमने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया है कि जो काल वाला समय हो गया, अवधि वाला समय हो गया, आप इसको प्लीज़ ज़रूर याद करे रहिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही होता है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या भक्ति काल की अवधि क्या है? तो जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, भक्ति काल की अवधि सन 1343 ईस्वी से लेकर सन 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। तो जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, भक्ति काल की अवधि सन 1343 ईस्वी से लेकर सन 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक वीडियो अवश्य भेज दें, अवश्य शेयर कर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।